कुछ मेंबरान हैं एमक्यूएम के जिन्होंने कल यहाँ पर कुछ बातें की, उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। स्पीकर साहब, बात यह है कि होना तो ये चाहिए कि ये बजट की जो सेशन होता है इसमें हम बजट के ऊपर ज़्यादा तबसरा करते हैं, इसमें हम कोर उन इश्यूज पे तबसरा करते हैं बस कर सकता है। होना तो ये चाहिए था, अगर सिंध का इतना ही दर्द है और कराची का इतना ही दुख है तो फिर होना ये चाहिए था कि पहले दिन जब बजट की तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पानी का हक जो है वो डिमांड कर रहे थे तो उसमें हमारे साथ आके एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते, कहते सिंध को पानी दें, लेकिन वो तो नहीं करना। तो अगर सिर्फ सियासत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो चले आइए, आपको अगर ऐसा ही मंजूर है तो ठीक है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए, मैं ज्यादा तो नहीं करूंगी क्योंकि आगे खुद ही उलझे हुए हैं, अपनी उलझनों को खुद ही सुलझा दे तो अच्छा होगा। वो कहते हैं ना, अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो आजकल तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने में। तो मैं सिर्फ ये कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं एक कराचीआइट हो के, स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहती हूँ, स्पीकर साहब, क्या मैं एक कराचीआइट हो के, बॉर्न एंड रेस्ड कराचीआइट हो के, हम वो लोग हैं जिन्होंने कराची में जन्म लिया, तालीम हासिल की, हमारे वालिदैन कराचीआइट के हैं, हमारी खानदान आबा व अजदाद कराची शहर में रहते हैं, हमारी खानदानों की कब्रें कराची के अंदर हैं। हम भी उतने ही कराचीआइट हैं जितने आप हैं, जितने कराची में बसने वाला एक पश्तून है, जितना कराची में बसने वाला एक बलोच है, पंजाबी है, जो कराची में बसता है वो कराचीआइट है। लेकिन आपने लसानियत के नाम पे जो बीज बोया, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भूल जाऊं कि 1988 से 1992 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भूल जाऊं कि 2005 से 2010 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि 2016 से 2020 तक मेयर कराची कौन थे? और मैं ये भी भूल जाऊं कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफेद के मालिक कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि एक कॉल रात के 2 बजे आती थी कि कराची को बंद कर दिया जाए, और फिर कराची जो पाकिस्तान के मईशत का 70 उसको आनन फानन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दिया जाता था। एक हड़ताल के नाम पे सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों की जानें जो है वो ले ली जाती थी। क्या मैं टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी भूल जाऊं? क्या मैं घोस्ट एम्प्लॉइज भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि वाटर बोर्ड के अंदर जो घोस्ट एम्प्लॉइज स्टफ किए गए, जिनकी वजह से वाटर बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी आयद होती है जिन पर? क्या मैं बल्दिया सानेहा भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि आपने खौफ और हू का आलम किया हुआ था, कराची का बच्चा बच्चा आपके नाम से डरता था? तो आज अगर वो खौफ के बादल छटे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन का गहवारा बना के कराची को सबको साथ लेके चल रही है, और हम तो वफाक की उमंग है। हम सिर्फ लसानियत पे बात नहीं करते, हम कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हमारा परचम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम पाकिस्तान के परचम के साथ बुलंद होता है। लिहाजा हमारा मुकाबला जो है वो नहीं है, आप अपने आप में उलझे रहें। ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। स्पीकर साहब, आइए अब हम बजट की तरफ बात करते हैं। तो स्पीकर साहब, बजट जो है वो जब आता है तो आवाम के दिल में एक जुस्तजू होती है, और जब हम एज ए पब्लिक पर्सन लोगों में घूमते फिरते हैं तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या ये बजट हमारे लिए रिलीफ लाएगा? क्या इस बजट में हमारे लिए कोई सस्ताई होगी, चीजें सस्ती होंगी, महंगाई में कमी होगी? लेकिन स्पीकर साहब, हम उनको एक झूठा दिलासा देते हैं। हम कहते हैं कि जी हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन स्पीकर साहब हकीकत तो कुछ और है। जो बजट हमें यहाँ तकरीरों में सुनाई देती है वो कुछ और सुनहरे अल्फाज होते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश 2 सबसे जो खतरनाक चैलेंजेस हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट, खतरनाक, खौफनाक जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा हमारा चैलेंज है मौसमियाती तब्दीली का, क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है। और हर आने वाला साल गुज़िश्ता साल से ज्यादा खौफनाक, ज्यादा खतरनाक होता है। कीमती इंसानी जानों को, मवेशियों को, ज़राअत को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, लोगों
की जानें ले लेता है और हम से 25 साल पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। इस वक्त हमारा किसान परेशान है, हमारी ज़राअत मुतासर है और हमें फूड इनसिक्योरिटी के खदशात हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज बड़ा जो खौफनाक हमारा एक खतरा हमारे सर पे मंडला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान 7,500 ग्लेशियर्स का घर है। अगर दुनिया में कोई तीसरा पोल होता तो दैट वुड हैव बीन पाकिस्तान। लेकिन ऐसे में अवाम से जो क्लाइमेट लेवी चार्ज की जाती है स्पीकर साहब, हर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर जो 2.5 रुपए क्लाइमेट लेवी जो दुनिया में नहीं ली जाती, लेकिन आप आवाम से अगर ले रहे हैं, उस मोटरसाइकिल वाले से जो 1 लीटर पेट्रोल पता नहीं किस तरह से फिल करता है, लेकिन वो भी क्लाइमेट लेवी पे कर रहा है। माय क्वेश्चन इज कि जब अगर हमें ये बताया जाता है कि गुज़श्ता साल 37 बिलियन जो है वो अचीव किए गए हैं क्लाइमेट लेवी की मद में, तो ये पैसा कहाँ गया? ये क्लाइमेट क्राइसिस को कॉम्बैट करने के लिए किस मकसद में इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये पैसा जो क्लाइमेट लेवी की मद में आवाम से लिया जा रहा है, क्या ये पैसा क्लाइमेट एक्शन पे इस्तेमाल हो रहा है या कौमी खजाने में जाकर गायब हो रहा है? और अब कहा जा रहा है कि 51 बिलियन जो है वो टारगेट है क्लाइमेट लेवी का। सो माय क्वेश्चन इज कि हमें ये बताया जाए कि जो क्लाइमेट एक्शन के नाम पे आप आवाम से पैसा ले रहे हैं, ये पैसा किस मद में खर्च हो रहा है? इसके बाद हमारे पास आता है आईटी सेक्टर। तो स्पीकर साहब, इस वक्त सबसे दूसरा जो अहम खतरा है वो एआई का है। एआई टेक्नोलॉजी को दुनिया बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रही है एक प्रोडक्टिव अंदाज में, लेकिन हमारे पास अफसोस के साथ हमने चूंकि अपने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, लिहाजा हमारे पास हमने सिर्फ टिकटॉकर्स बना दिए हैं और हम उसी में खुश हो रहे हैं कि हमारा नौजवान टिकटॉकर बन गया है। हमें एआई से मुतारफ करके अपने नौजवान को वो तालीम से आरास्ता करना है कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके। मगर सरप्राइजिंगली आईटी सेक्टर में 5.2 बिलियन एलोकेट किए गए हैं टू ट्रेन 1,20,000 यूथ इन आईटी रिलेटेड। मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें ब्रेकडाउन क्या है, सूबों को कितना, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, केबी के सूबों को अगर आप डिवीजन करें तो ये तो हजारों से भी मेरे ख्याल है हजारों तक सिर्फ बात जा रही है। हमारे लाखों नौजवान बेरोजगार हैं, हमारी ग्रोथ इससे इफेक्ट हो रही है। आगे ही हमने कहा है ग्रोथ हमारी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होने वाली, एक्सपेक्ट टारगेट जो हमारा है वो कम है। तो अगर हम नौजवानों को आईटी जो दुनिया का मुकाबला कर रहा है, दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है और आने वाले 5 सालों के बाद दुनिया का हर काम तकरीबन 70% काम घरों से वर्क एट होम ऑनलाइन होगा और सब एआई टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसकी जरूरत ही नहीं पैदा होगी। ऐसे में क्या हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए? स्पीकर साहब, दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो पावर्टी है, गुर्बत की जो सरकारी हद का जो मुतय्यन किया गया है वो 8,483 रुपीज़ है। तो स्पीकर साहब, यानी कि पाकिस्तान में 8,500 रुपए से कम कमाने वाला शख्स गरीब है और उससे ऊपर जो कमाएगा 8,700 तो वो गरीब नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए कि एक घर में अगर सिर्फ 39 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है और मेरे पास ये बिल्स मौजूद हैं, 39 यूनिट अगर बिजली 40 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं होती तो उधर भी 6,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। क्योंकि पहले तो बिजली इस्तेमाल करने पे बिल आता था, अब तो मीटर लगने पर बिल आ रहा है। और 5-5 हजार आपके जो फिक्स चार्जेस हैं जो मुख्तलिफ मद में आप आवाम से वसूल कर रहे हैं, ये फिक्स चार्जेस जो है ये आवाम दे नहीं सकती। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फ्यूल कॉस्ट, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग सर्च, टीवी लाइसेंस फी, यानी कि जो गरीब जिसके घर में अगर एक बत्ती और पंखा चल रहा है वो भी आपको टीवी लाइसेंस फी दे रहा है, फिक्स चार्जेस, कैपेसिटी चार्जेस, और ये सब के बावजूद, हाई टैरिफ के बावजूद आपका सर्कुलर डेट जून का तोड़ में बढ़ता जा रहा है। सो वेयर इज द मनी गोइंग?
The question arises, फिर अगर अवाम बिजली की लोड शेडिंग से जो परेशान है, अगर वो सोलर की तरफ जाते हैं तो आए दिन आप एक नया खबर छोड़ देते हैं कि सोलर में 18% टैक्स, न जाने कितने परसेंट टैक्स, तो लोग खौफजदा हो चुके हैं। मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट जा चुका है कि अगर लोग सोलर भी लगाएंगे तो कल को आप टैक्स लगा देते हैं तो अवाम फिर परेशान। तो खुदारा इतना बर्डन जो है वो अवाम पे ना डालें। और बिलखुसूस मैं कराची की अगर बात करूं तो इस वक्त लोग लोड शेडिंग से परेशान हैं। हम हलकों में जा नहीं सकते, हम अपने हलकों में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि ना गैस है, हम 2 रोटी नहीं बना सकते। अवाम कहती है ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, तो अवाम जाए तो जाए कहां? इन ऐवानों में बैठ के हम सिर्फ थंपिंग करने के लिए तो नहीं है ना। हमारे ये जो ग्रीवेंसेस हैं इनको एड्रेस होना चाहिए, इनको हल होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि 8,500 रुपए अगर आपने रखा है कि ये तयन किया है, इसको आपने सरकारी रेट लगाया है कि इतनी कमाने वाला हद तक गरीब है, उससे ऊपर नहीं है, तो जो शख्स 9,000 रुपए भी अगर कमा रहा होगा महीने का, वो 6,000 रुपए बिजली का बिल देता है, तो वो 3,000 रुपए में रोजमर्रा का 370 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डालेगा, तो वो रोटी कहां से खाएगा? वो दवाइयां कहां से लेगा? वो अपने बच्चों के पैर की जूती कहां से लेगा? क्या उसका हक सिर्फ ये है कि वो सांस के ऊपर, हवा के ऊपर वो गुजारा करे? उसको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होगी तो वो कहां जाएगा? मुझे समझ नहीं आती कि ये जो फाइनेंस में बैठकर ऐसे बजटिंग होती है और आम आवाम को, जो कि 10,000 9,000 रुपए कमाने वाला शख्स है, उस पर मजीद आप टैक्स डाल देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स के बर्डन में दबा हुआ है। तो मुझे बताइए, ऐसे में तो मैं हैरान हूं कि अल बैरूनी, अल ख्वारिज़मी या पाइथागोरस, These are all mathematicians. These were all mathematicians. इन्होंने हमें सिखाया, ये तो सोच रहे होंगे, सटपटा रहे होंगे 2 + 2 = 4। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप 8-9 हज़ार रुपए कमा रहे हैं और उसके बाद आप गरीब नहीं है। तो ये तो एक तो गुर्बत की डेफिनेशन को इम्प्रूव किया जाए ताकि अवाम को पता तो चले कि कौन सा लग्जरी जो है वो 8,000 रुपए में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्पीकर साहब, अब बात ये है कि हमारे पास एक और मसला जो सबसे बड़ा है वो स्टंटेड ग्रोथ का है। 40% ऑफ चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर माल नरिश्ड। तो स्टंटेड ग्रोथ हमारा बहुत बड़ा इशू है, फूड से इनसिक्योरिटी हमारा बहुत बड़ा इशू है। इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आई थिंक वी नीड टू फोकस मोर ऑन दिस। more than one third of the children of school going age are out of school. So these are alarming facts and we need to address these. We need to work out on these. 85% of the youth in Pakistan who are doing jobs are doing informal jobs. Of pen they are fired, they have no job security. तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए IT मिनिस्टर भी बैठी हुई है। I would humbly request and suggest her कि आने वाला दौर IT का है। इसके अलावा आप मुझे बताइए स्पीकर साहब कि जो पावर सेक्टर है उसका सर्कुलर डेट it is 1.8 to 1.9 trillion despite, as I repeated, the tariff has been increased regularly. फिर आपका टोटल एनर्जी का जो डेट है वो 5.2 ट्रिलियन है। तो इस सब चीजों का बोझ जो है वो बराह रास्त दोबारा वो टीका अवाम के ऊपर लग रहा है और अवाम की अब बस हो चुकी है। अब अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो खुदारा, या तो आप ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं, या आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, या आप वो प्रोग्राम्स लेकर आए जिससे अवाम को सस्ती बिजली मैसर हो, या तो खुदारा आप अवाम के ऊपर ये जो टैक्स डालते हैं और जो लोड शेडिंग की भरमार है, और फिर अफसोस के साथ जब हम सवाल उठाते हैं तो आगे से मिनिस्टर साहब से हमें जवाब आता है कि बिजली चोरी। अब आप मुझे बताइए कि आप लोगों को, हम एंडोर्स नहीं करते बिजली चोरी को, हम कहते हैं लाइन लॉसेस रिकवर होने चाहिए, हम कहते हैं कि बिजली का बिल देना चाहिए, लेकिन अवाम को आप कम से कम उसके बारे में तो बिजली का बिल हो। वो कहते हैं ना कि आमदनी 58 खर्चा रुपया, ये तो सुना था, लेकिन अब तो आमदनी 54 खर्चा 1000 रुपया। तो कहां से अवाम पूरा करेगी इस बर्डन को स्पीकर साहब? तो दीज आर वेरी स्ट्रेंज एंड अलार्मिंग फैक्ट एंड दैट वन नीड्स टू रियली वर्क ऑन।
और फिर उसके बाद स्पीकर साहब इन्फ्लेशन जो है उसमें अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 8% to 12% जो है वो इन्फ्लेशन में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलरी के अंदर इजाफा आपने 7% किया है। I'll just wind it up. स्पीकर साहब, दो चीजें मैं रखना चाहती हूँ गुजारिशात। एक तो ये है कि दोबारा है तो कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, खुदारा लोड शेडिंग में कमी की जाए, लोगों को इस अजाब से, इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए। गैस की जो बंदिश है, ये सूबा सिंध जो है ये गैस प्रोड्यूस करता है, बलूचिस्तान गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन लोग लकड़ियों में खाना बनाने पे मजबूर हो गए, लोग सिलेंडर्स परचेज करने पे मजबूर हो गए। ये खवातीन के साथ नहीं होना चाहिए, ये हाउस होल्ड्स के साथ नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब, दूसरी एक बात जो है मैं आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ कि नेशनल असेंबली का जो स्टाफ है उसको बराए मेहरबानी ऑनरेरियम जो है वो दिया जाए, और जो लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है और 38,000 रुपीज पर मंथ के ऊपर जो यहाँ के लिफ्ट ऑपरेटर्स हैं वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, जिनको 3-3 माह की तनख्वाह नहीं मिली। आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैं कुछ अल्फाज जो है वो पढ़ना चाह रही हूँ, अगर आप इजाज़त दें। ये फातिमा सुरैया बजिया के अल्फाज हैं और ये मैं जो है ऐवान के गोशगुजार करना चाहती हूँ। फातिमा सुरैया बजिया कहती हैं, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, शेर का पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में लेट जाता है, सुना ही कोई दस्तूर होता है, कहीं तूफान आ जाए कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर सांप, गुलहरी, बकरी और चीता साथ होते हैं, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। शुक्रिया जी। चौधरी रियाज उल हक साहब।